जय हिंद फ्रेंड। स्वागत है आपके अपने चैनल एग्री विथ हिमांशु में। आज हम बात करेंगे लिंटल कल्टीवेशन। लिंटल कल्टीवेशन के बारे में आज हम बात करेंगे। जो मसूर की खेती है, हम पूरे कल्टीवेशन के बारे में आज पढ़ेंगे और देखेंगे। तो और जो नए स्टूडेंट अगर हमारे चैनल पे विजिट किए हों, पहली बार हों, तो फिर वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। ओके, तो जो है आपका लिंटल मसूर का जो बॉटनिकल नेम है वो है लेंस क्यूरलेनिस। लेंस क्यूरलेनिस ये बॉटनिकल नेम है। फैमिली है फेबेसी है, और या फिर लेगुमिनेसी। ओरिजिन है साउथ वेस्ट एशिया या सीरिया, इराक। और क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 14। ओके, तो अब हम स्पेसिफिक फ्यूचर देख लेते हैं। इसमें स्पेसिफिक फ्यूचर ये है, जो मसूर है इसमें प्रोटीन की मात्रा 25 से 30% पाई जाती है। प्रोटीन की मात्रा इसमें। ओके, और जो इसके इनहेंस बेस्ट मटेरियल होते हैं, जो खली उली होते हैं इसमें, वह सोइल फर्टिलिटी जो और नाइट्रोजन को प्रदान करते हैं, नाइट्रोफिकेशन भी करते हैं। ओके, ये सुटेबल रहता है। और इसकी जो आप सुटेबल रहता है रेन फीड और इरिगेटेड एरिया में, ये सुटेबल रहता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं क्लाइमेट और सोइल रिक्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। क्लाइमेट जो इसका कूल एंड ड्राई क्लाइमेट होनी चाहिए। और जो ऑप्टिमम टेम्परेचर वो है 18 से 25 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर इसका होना अनिवार्य होता है, तो आपके लिए क्लाइमेट बेटर रहेगा। ओके, और इसमें ड्यूरिंग फ्लोरिंग एंड पॉड फॉर्मेशन सेंसिटिव होते हैं। तो अब हम बात करते हैं सोयल जो मिट्टी होती है, इसमें कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, इस मिट्टी के बारे में अब हम बात करते हैं। तो जो मिट्टी है इसमें सैंडी लोम मिट्टी आपके लिए ये कल्टीवेशन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ओके, सैंडी लोम मिट्टी, इसका जो पीएच होता है, पीएच होना चाहिए 6 से 7.5 तक ले इसका पीएच होना अनिवार्य होता है। ओके, और जो इसमें एवॉइड होता है, हम एवॉइड करते हैं वाटर लॉगड एंड सैलिन सॉइल, ये एवॉइड किया जाता है इस कल्टीवेशन के लिए। अगर आप सैलिन सॉइल और वाटर लॉगिंग नहीं करेंगे, इसमें नहीं होना चाहिए। ओके, तो अब हम बात करते हैं वैरायटी देख लेते हैं। इसमें कौन कौन सी वैरायटी है ये उत्तम मानी जाती है वैरायटी। तो जो वैरायटी है इसमें जो स्मॉल वैरायटी, छोटी बीज वाली जो वैरायटी है वो है छोटी बीज की वैरायटी जो है छोटे बीज वाली जो वैरायटियाँ हैं वो प्लांट L 406, उसके बाद DPL 62 और L 4076 सॉरी है, ये आपकी छोटी बीज वाली जो वैरायटी हैं। और जो मोटी बीज वाली वैरायटी हैं वो है IPL 316 है, और L 4174। ओके 75, ये आपकी मोटी बीज वाली जो है वैरायटी हैं। तो ये वैरायटी आप ध्यान रखेंगे। ओके, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैरायटियाँ हैं, कई बार पूछी भी जाती हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इसमें लैंड प्रिपरेशन में देख लेते हैं। लैंड प्रिपरेशन में भूमि की तैयारी। ओके, तो लैंड प्रिपरेशन में आप 2 से 3 टाइमिंग इसको वीड को फ्लोइंग करेंगे, जुताई कर देंगे। ओके, 2 से 3 बार इसके
जुताई कर देंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो इसमें FYM होता है, FYM जो पड़ता है 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर, ये कंपोस्ट के FYM पड़ता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं इसमें आगे, देखते हैं जो, और सीड और स्विमिंग देख लेते हैं। इसके बीज और बुआई कब करते हैं? बीज और बुआई, देखिए, जो सीड इसमें लगता है स्मॉल के लिए, जो स्मॉल सीडेड है वो 35 से 40 केजी लगेगा। ओके, ये आप सीडेड ध्यान रखेंगे, केजी प्रति हेक्टेयर है। और जो मोटी बीज वाली है, बोल्ड सीडेड है, वो है 40 से 45 केजी। ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हैं, सीड रेट ध्यान रखिएगा, क्योंकि अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं तो वो आजकल लड़कों की यह है, तो कॉमन, जैसे आप लड़कों को देखें कि ये वीट का, इन सब ज़्यादा क्वेश्चन ध्यान रखते हैं सीड रेट का। लेकिन जो भी का परीक्षा में पूछा जाता है तो वो आजकल ये बात है कि जो आप सुने नहीं रहेंगे वो कर आपके आप सीड रेट पूछ लेते हैं, फिर इसका ध्यान रखेंगे। ओके, और अब हम बात करते हैं, आगे हम बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं सीड ट्रीटमेंट में। सीड ट्रीटमेंट के बारे में हम देखते हैं। ओके, तो देखो, सीड ट्रीटमेंट आप राइजोबियम कल्चर का प्रयोग कर सकते हैं। राइजोबियम कल्चर का प्रयोग कर सकते हैं जो नाइट्रोजनिफिकेशन करता है। राइजोबियम कल्चर का प्रयोग उसी में करते हैं जिसकी फैमिली लेगुमिनेसी या फेबेसी जिसको बोलते हैं। ओके, लेगुमिनेसी हो या फेबेसी है तो फिर अब हम उसमें राइजोबियम कल्चर का प्रयोग कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। ओके, और या फिर हम फंगीसाइड भी कर सकते हैं। फंगीसाइड में क्या, और भी फंगीसाइड में कार्बेंडाजिम का प्रयोग कर सकते हैं। और ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बुआई का समय। ओके, बुआई का समय जो होता है इसमें, अगर रेन फीड एरिया में है तो अक्टूबर नवंबर करते हैं। अगर रेन फीड एरिया में है या फिर इरिगेटेड एरिया में है तो नवंबर दिसंबर। ओके, तो ये आप स्विमिंग टाइमिंग का, बुआई का समय ध्यान रखेंगे। जो अगर रेन फीड एरिया है तो फिर आप अक्टूबर नवंबर कर देंगे। ओके, या फिर अगर इरिगेटेड एरिया है तो नवंबर दिसंबर कर देंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये ध्यान रखेंगे। ओके, अब हम स्पेसिंग की बात करते हैं। जो स्पेसिंग है रो टू रो में 30 सेंटीमीटर होता है, और जो प्लांट टू प्लांट है 5 से 7 सेंटीमीटर। ओके, ये भी ध्यान रखेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और डेप्थ देख लेते हैं, गहराई देख लेते हैं। गहराई में है आपका जो डेप्थ गहराई है 3 से 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए इसकी। सीड जब हम बोएंगे तो 3 से 5 सेंटीमीटर के गहरे में हम बीज बोएंगे। ओके, तो अब हम फर्टिलाइजर की बात करते हैं, देखते हैं फर्टिलाइजर। ओके, तो जो फर्टिलाइजर उर्वरक है उसमें जो नाइट्रोजन है आपका 20 केजी लगेगा प्रति हेक्टेयर, और जो आपका फास्फोरस है 40 केजी लगेगा, और जो पोटास है वो आपका 20 केजी। ओके, तो NPK आपका यही लगेगा 20 40 20। ओके, केजी प्रति हेक्टेयर ये है, ध्यान रखना। ओके, क्योंकि आप इसी हिसाब से आप मसूर की खेती में आप अपना फर्टिलाइजर प्रयोग करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इरिगेशन देख लेते हैं। इरिगेशन में जो आप 3 इरिगेशन करेंगे इसमें, कब, जब प्री फ्लोरिंग, पुष्पासन से पहले, जब पुष्प आने से पहले आप एक बार इसमें इरिगेशन कर देंगे। और दूसरा जो है पोड फार्मिंग, फली बनने के समय में आप इरिगेशन कर देंगे। और ग्रेन फिलिंग, दाना भरने के समय आप फिर इसमें एक बार और सिंचाई कर देंगे। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसको ध्यान रखनी बातें हैं कि अवॉइड ओवर इरिगेशन टू, मतलब जो है आप ओवर ज़्यादा मसूर की खेती में जो है आप ज़्यादा सिंचाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये ना हो कि आप सिंचाई कर रहे हैं और पूरा एकदम भर गया, उसकी जड़ रूट है जो एकदम ओवर ज़्यादा हो गई, फिर ये आप नहीं करें। हल्की सिंचाई होनी चाहिए, तो आपके क्रॉप के लिए बेटर मानी जाती है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं बीड मैनेजमेंट में, देखते हैं।
बीड मैनेजमेंट में है आपका जो है आपका बीड के लिए आप 25 से 30 डे के लिए आप स्विमिंग, जब बीड मैनेजमेंट आप तभी करेंगे जब आपका जो सीड बोए हुए हैं वो 20 से 25 दिन का हो जाएगा, तब आप उसमें यूज करेंगे प्री इमरजेंस का प्रयोग हर्बिसाइड के ऊपर। हर्बिसाइड में पेंडामेथिलिन का प्रयोग 1 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसमें पेंडामेथिलिन का प्रयोग करेंगे। ओके, तो अब हम आगे बात करते हैं पेस्ट एंड डिजीज। पेस्ट एंड डिजीज में जो मेजर पेस्ट हैं वो है आपका एफिड है, पॉड बोरर है, ये मेजर पेस्ट है। तो एफिड का जो हम कंट्रोल करेंगे आपका नीम ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं, और जो पॉड बोरर है, फली वेदा जिसको बोलते हैं, हम उसका प्रयोग इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर देंगे। तो फिर आपका जो एफिड नहीं, आपका जो पॉड बोरर है, फली वेदक है, ये कंट्रोल हो जाएगा। जो मेजर डिजीज हैं, मेजर डिजीज के बारे में कौन कौन से, वो विल्ट है, रस्ट है और ब्लाइट है। जो विल्ट है, आप विल्ट को कंट्रोल करने के लिए रेजिस्टेंट वैरायटी का प्रयोग कर लेंगे, और जो रस्ट है उसको आप मेनकोजोब या सल्फर का स्प्रे कर देंगे, तो फिर आपका ये रस्ट कंट्रोल हो जाएगा। और जो विल्ट है, अल्टरनेरिया ब्लाइट है, जो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको कार्बेंडाजिम का प्रयोग कर देंगे। ओके, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हार्वेस्टिंग देख लेते हैं। हार्वेस्टिंग में आप जब जो पॉड है उसमें हार्वेस्टिंग 75 से 80 पॉड जब हो जाए, उसमें बन जाए एक प्लांट में, मतलब देखोगे तो फिर हो, मतलब जैसे पौधा है उसमें अगर अधिकतर पौधे लग चुके हैं, फली लग गई हैं, तो फिर आप उसकी हार्वेस्टिंग कर देंगे। ओके, जो इसमें ईल्ड होता है, ईल्ड आपको 10 से 15 टन आपका 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आपका ईल्ड होता है इसमें। तो और जो आप पोस्ट हार्वेस्टिंग ड्राई टू हार्वेस्ट पॉड 2 से 3 डे अंडर सनलाइट में आप स्टोर सीड इन कलर ड्राई एंड पेस्ट फ्री, मतलब आप पोस्ट हार्वेस्ट के भी आप बात कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखने का। और अब मेरा यहीं पे पूरा हो गया क्लास। अब मसूर की खेती, लेंटल कल्टीवेशन समाप्त हो गया। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर भाई लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आपको निरंतर वीडियो जितने भी क्रॉप के पहुंचते रहेंगे, फिर आप देखते रहिए। ओके, तो ठीक है, थैंक यू।